इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। अगर आज़ादी से लेकर अब तक की बात की जाए तो 1983 का मास केयर, 1984 का एंटीसिक राइट्स और 2002 का गोधरा राइट्स भी तो ये सब भी कुछ कम बवाल नहीं थे। अगर इंटरनल सिक्योरिटी इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स नंबर 9 के अकॉर्डिंग सिविल वॉर जैसे श्रीलंका में हुआ था ऐसे सिचुएशन का उत्पन्न हो जाना होता है। और अगर हम मणिपुर वायलेंस को देखें तो वो इंडेक्स नंबर 7 तक तो पहुंच ही चुका है। इससे हम इतना अंदाज़ा तो लगा चुके हैं कि मणिपुर वायलेंस अपना कितना ज़्यादा घातक रूप ले चुका है। मणिपुर वायलेंस इंडिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक इंसिडेंट्स में से एक है, क्योंकि इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, 142 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने घायल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है जो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप हम जैसे आम लोग जिन्हें कुछ पता ही नहीं है? हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि शाह आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 3-3.5 महीनों से मणिपुर में बवाल मच रखा है। वहाँ पे लोगों ने अपने घर छोड़ दिया, लोगों की जाने जा रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर वायलेंस की हिस्ट्री और अब जो हो चुका है और जो आगे और डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बेसिकली दो ही रीजंस रहे हैं, लैंड या फिर रिजर्वेशन। मणिपुर में दो एथनिक कम्युनिटीज़ होती हैं, पहली नागा और कुकी कम्युनिटी, दूसरी मेती कम्युनिटी। अब मेती कम्युनिटी मणिपुर में लगभग 53% पॉपुलेशन होल्ड करती है और वहीं कुकी और नागा कम्युनिटी 35 to 40% पॉपुलेशन रखती है। मणिपुर का एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उसको भी दो रीजन्स में डिवाइड किया है, हिल एरिया और वैली एरिया। वैली एरिया 10% है टोटल मणिपुर का, लगभग 10%, और बाकी सारा एरिया आ जाता है हिल एरिया में। लेकिन जो वैली एरिया है वो भले ही बस 10% है पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड है। अब ये सब तो हो गया मणिपुर के बारे में बेसिक जानकारी। लड़ाई किस बात की है? पिछले 10-11 सालों से मेती कम्युनिटी मणिपुर में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांग रही थी। क्यों मांग रही थी मैं बताती हूँ। दरअसल मणिपुर में कुकी और नागा कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें उनके पास एक ये बेनिफिट है कि वो पूरे मणिपुर में कहीं पे भी लैंड खरीद और बेच सकते हैं। वहीं जो मेती कम्युनिटी है वो सिर्फ वैली एरिया में रह सकती है, वही लैंड खरीद सकती है और वही लैंड बेच सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी ही देर पहले बताया था कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट के दो ही मेन रीजन होते हैं, या तो लैंड या तो रिजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे वो दोनों ही रीजन है। पहला रीजन कि मेती कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए था शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर। दूसरा रीजन कि मेती कम्युनिटी का रीजन स्टेटस मांगने का, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांगने का कारण क्या था? तो कारण लैंड था। क्यों? क्योंकि कुकी और नागा कम्युनिटी के पास एक एक्सक्लूसिव राइट था कि वो पूरे मणिपुर में कहीं पे भी ज़मीन खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन मेती कम्युनिटी सिर्फ वैली एरिया में ज़मीन खरीद और बेच सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें ठीक है रिजर्वेशन चाहिए था दे दो, लैंड चाहिए दे दो, इसमें इतनी बवाल की क्या बात है? तो चलिए हम दोनों पक्ष और विपक्ष के आर्ग्यूमेंट जान लेते हैं। मेरी कम्युनिटी का कहना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10% एरिया है, उसमें भी नागा और कुकी कम्युनिटी के पास ये राइट है कि वो कहीं भी खरीद सकते हैं ज़मीन, जिसकी वजह से हमारा एरिया बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए ताकि हम भी लैंड खरीद सकें। दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका ये है कि हमें रिजर्वेशन इसलिए भी चाहिए ताकि हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकें। वहीं कुकी और नागा कम्युनिटी का कहना है कि मेती कम्युनिटी ऑलरेडी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, ऑलरेडी उनकी पॉलिटिकल पावर है, मतलब वो 40 सीट्स अप्रॉक्स रखते हैं वहाँ की विधानसभा में। तीसरा, उनकी लैंग्वेज भी शेड्यूल लिस्ट में मैंशनड है। और इन सब के अलावा भी क्योंकि वो वैली एरिया में रहते हैं, भले ही वो 10% एरिया, पर क्योंकि वो एरिया डेवलप्ड है इसलिए मेरी कम्युनिटी ऑलरेडी एक एडवांस कम्युनिटी है, जिसकी वजह से उन लोगों की जॉब्स वगैरह पे भी थ्रेट आ सकता है। मेरी कम्युनिटी का यही कहना है कि इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में और इतनी जगहों पर रिजर्वेशन मिल रहा है जो कि हमें नहीं मिल रहा। पर कुकी और नागा कम्युनिटी का कहना है कि मेरी कम्युनिटी ओरिजिनली देखा जाए तो हिंदू है और इसकी वजह से उनको एससी और ओबीसी के स्टेटस तो ऑब्वियसली मिला ही हुआ है, तो इनको एडिशनल सेफगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब तो वो था जो पिछले 10-11 साल से चल रहा था, और हम इस डिबेट में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी तक गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर पाई है। अब जानने की बात ये है कि जब ये चीज़ें 10-11 साल से चल रही है तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया। एक्चुअली नॉर्मल चीज़ ने वायलेंस का रूप लिया, पहले तो यही बात समझने की, और वायलेंस अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो इन सब के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, चलो उनकी बात करते हैं। इन सारे हंगामे के पीछे दो ही मेन रीज़न है जिन्होंने इन सारी चीज़ों को ट्रिगर करा। पहला हाई कोर्ट का एक ऑर्डर और दूसरा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का इविक्शन ड्राइव। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। हाल फिलहाल में मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेतीस को भी शेड्यूल्ड ट्राइब कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कंसिडर वर्ड यूज़ किया पर लोगों ने कंसिडर वर्ड पे ध्यान नहीं दिया और इस बात पे इतना ज़्यादा आक्रामक रूप ले लिया। दूसरा है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक इविक्शन ड्राइव चलाई थी जिसमें वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स का रिमूवल करने के पीछे लगी पड़ी थी, और ये भी सिर्फ इसलिए ताकि वो एरिया ड्रग ट्रेड का पार्ट ना बने। आपने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा, तो बस उसी से बचाने के लिए।
अब इन दो रीजंस की वजह से बेसिकली मणिपुर में इतना हंगामा हुआ पड़ा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ की उस स्टेट की जनता से बेसिकली उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। और इसीलिए मणिपुर में भी मणिपुर के लोगों से 3 राइट्स छीन लिए हैं, जिनमें से पहला है राइट टू मूव फ्रीली, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ऐसे में लोग बाहर निकल तो सकते नहीं है। दूसरा राइट टू एजुकेशन, क्योंकि इतने वायलेंस की वजह से सबका पढ़ाई लिखाई सब सफर कर रहा है, तो राइट टू एजुकेशन भी छीन लिया गया। और तीसरा राइट टू लाइफ एंड इंटरनेट। लाइफ को तो पता ही आप लोगों को डेंजर है, और इंटरनेट को भी वहाँ पे बैन किया हुआ था, बहुत टाइम से शट डाउन किया हुआ था, ताकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा दूर तक ये सारी चीज़ें खबरें फैले ना। आपको तो पता है इंडिया में इन्फॉर्मेशन से पहले मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो बस उन्हीं सबसे बचाव करने के लिए। अब बात ये है कि इतने सारे बवाल को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि जब भी किसी स्टेट में इतना ज़्यादा हिंसा हो जाए और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल आ जाए, जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ना संभाल सके, तब हम लागू करते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। और मेरे अकॉर्डिंग मणिपुर में भी अब वो हाई टाइम आ चुका है जब वहाँ पे इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंशियल रूल ला देना चाहिए और सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देनी चाहिए। दूसरा है हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्लैरिफाई करना। हाई कोर्ट ने बस कंसिडरेशन की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट को ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपनी स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन की बात की गई है, लेकिन लोगों तक वो बात शायद इतनी नहीं पहुंची। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्लैरिफाई करना लोगों तक कि हमने अभी सिर्फ कंसिडरेशन की बात की गई है, इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी बेंच ये सब बिठाई जाएगी और फिर आगे का फर्दर डिस्कशन होगा। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट ना हमारा जो हाई कोर्ट के अलावा एक ड्रग्स भी था, तो हमें वहाँ के फार्मर्स के लिए एक पॉपी कल्टीवेशन का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, एक ऐसी कैश क्रॉप ढूंढनी चाहिए जिससे फार्मर्स ड्रग कल्टीवेशन, पॉपी कल्टीवेशन को रोक के और कोई चीज़ कल्टीवेट करे, सब्स्टिट्यूट कल्टीवेट करे और अपना लाइवलीहुड चला सके। एक चीज़ और जो हम कर सकते हैं, जो मैंने सीखी थी किसी से एक यूट्यूब वीडियो से, कि हमें वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो आज मणिपुर में हो रहा है, कल मिजोरम में हो सकता है, असम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अपना एक वो बना देना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए, जहाँ पे वो डीप स्टडी करे कि हमारे एरियाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो सकती है, देन उनके सॉल्यूशंस की बात करें। तो ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए, बट एट वेरी फर्स्ट सबसे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर देना चाहिए। इससे पहले भी मणिपुर में लगभग 9-10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया गया और एक बार और मुझे लगता है कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने जाना कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, आगे क्या किया जा सकता है, मेतीस की क्या डिमांड है, नागाज की क्या डिमांड है, इंडिया में कितनी लिस्ट है SC OBC ST, किसको क्या स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे कि मैंने बताया मेतीस को OBC और SC का स्टेटस मिल चुका है और उनको ST का स्टेटस चाहिए। वहीं नागा और कुकी कम्युनिटी के पास ST का स्टेटस है और उनको कोई स्टेटस नहीं चाहिए, उनको बस ये है कि वो लोग ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है तो उनको कुछ ना मिले। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि जल्दी से मणिपुर में शांति स्थापित हो और हमारी सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। थैंक यू, गुड बाय, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जय हिंद।